Hello students, in this video we will continue further with current electricity. Okay, so what we are going to look today is now heating effect of electric current. Okay, now there are two things that we will look over here. First, what happens when a charge flows through a battery? Charge flows through a battery. And what happens when charge flows through a resistance? Okay, बैटरी एंड रेजिस्टेंस, ये दो अलग चीजें हम लोग देखेंगे कि इन दोनों केसेस में क्या होता है. सो फर्स्ट वी विल लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ बैटरी. ओके, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बैटरी है, तो बैटरी का काम होता है करंट सप्लाई करना. सो अगर जो बैटरी करंट सप्लाई करती है तो बेसिकली बैटरी चार्जेस जो है वो ऐसे निकलेंगे क्यू, सर्किट में घूम के वापस ये बैटरी के अंदर दे विल गो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. सो इन दिस केस आई कैन से दैट बैटरी इज सप्लाइंग द चार्ज. बैटरी इज सप्लाइंग द चार्ज एंड ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस बैटरी ये चार्ज घूम पा रहा है ना सर्किट के अंदर. ये जो चार्ज है, चार्ज इज मूविंग इन द सर्किट. सो देयरफॉर वर्क डन by the battery okay is equal to charge q multiplied by the EMF. So that is equal to E. This is basically the work done. So whenever charge moves across EMF E, whenever it moves across EMF E, so जैसे बैटरी के अंदर ये जो आपका EMF है, that is let's say E. So if a charge is moving across EMF E, in this case the work done by the battery is given by Q into E. Okay. Now in this case, so W is equal to Q into E. Now if you want to find out what is the power delivered by the battery, power delivered by the battery, so ये पावर आप कैसे निकालते हो? दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वर्क डन. सो विच बिकम्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई एम एफ इंटू क्यू. सो ई बाहर निकलेगा, डी क्यू बाई डी टी करंट होता है. सो पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज इक्वल टू ई एम एफ मल्टीप्लाइड बाय what is the current that is flowing through the battery. Okay, अच्छा, now ये जो power है, so this is the power delivered by the battery. So therefore electrical energy delivered by the battery, is equal to power into time. So I'll write this as P into dt. Okay. Now ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों चाहिए? Why do we need this energy? Now this energy, so क्या होता है कि when you talk of a circuit, किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस होता है. अब either you can have external resistance or you can have internal resistance. तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए या इस रेजिस्टेंस से चार्ज को पास कराने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. आप एनर्जी नहीं दोगे तो चार्ज जो है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा. तो वो जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द बैटरी एंड दिस इज बेसिकली दैट एनर्जी. सो आई कैन राइट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी, इट इज यूज्ड टू ओवरकम एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, इट इज यूज टू ओवरकम एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ कई बार ऐसा होता है कि बैटरी जो होती है वो पावर डिलीवर नहीं करती, वो पावर कंज्यूम करती है. सो से फॉर एग्जांपल जब आप अपने मोबाइल फोन्स को चार्जिंग पे रखते हो, तो जब फोन चार्ज हो रहा है तब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि बैटरी जो है वो पावर डिलीवर नहीं कर रही, बैटरी खुद अपने आप में इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम कर रही है. सो व्हेन आई से चार्जिंग ऑफ बैटरी, okay, now charging of battery क्या होता है? So let's say this is again your battery. Ideally when battery is behaving like a source, वो चार्ज को ये साइड पे पुश करती है.
बट मान लो चार्ज अब ऐसे फ्लो कर रहा है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर पुशिंग चार्ज थ्रू द बैटरी. यहां पे बैटरी चार्ज डिलीवर नहीं कर रही है, वी आर डिलीवरिंग चार्ज टू द बैटरी. So in this case, when the charge is delivered to the battery, what we can say is we can say that okay, charge is supplied to the battery. Now, when you supply charge to the battery, what happens is the potential energy of the battery increases. The potential energy of the battery plus charge system increases. Okay. Now यहाँ पे भी द पावर, यहाँ पे अब बैटरी जो इट इज नॉट डिलीवरिंग पावर, बैटरी इज बेसिकली कंज्यूमिंग पावर. ओके, सो पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी is still equal to power consumed by the battery is still equal to E into I. Okay. Now in this case we can say therefore electrical energy consumed by the battery, so energy consumed by the battery is equal to integral of P dt. So when you charge a battery, तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है कि आप जो करंट है वो बैटरी से उल्टे डायरेक्शन में पास कराते हो, ड्यू टू विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी और द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी. So chemical energy of the battery increases. Okay. And basically again the power consumed is same E into I, energy consumed is P into dt. ठीक है. So battery whether it is consuming power or it is delivering power depends upon कि आप करंट जो है वो कौन से साइड से पास कराते हो. करेक्ट. ओके. नाउ इस ऊपर वाले केस में क्या होगा कि जैसे ही बैटरी डिलीवर करेगी तो बैटरी की अपनी जो केमिकल एनर्जी है दैट रिड्यूसेस. सो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी रिड्यूसेस. इस केस में इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी. सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आई कैन से केमिकल एनर्जी रिड्यूसेस. करेक्ट. फाइन. Now when we talk of resistances में ऐसा कुछ नहीं होता. Okay. Now resistance, okay, whether आप इस डायरेक्शन से करंट पास कराओ या whether आप इस डायरेक्शन से करंट पास कराओ, okay, हर एक केस में आपको एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ेगी. रेजिस्टेंस विल कंज्यूम एनर्जी, इट विल ऑलवेज कंज्यूम एनर्जी टू लेट करंट पास थ्रू इट. आप एनर्जी देते हो तब जाके, आप जब इस चार्ज को या इस करंट को एनर्जी देते हो तब जाके वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर पाएगा. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव करंट थ्रू रेजिस्टेंस is equal to integral of I square R dt. ओके. सो अगर जो आपका करंट वेरिएबल है तो आप इंटीग्रल की टेक्निक यूज करोगे. अगर जो आपका करंट कांस्टेंट है तो इफ द करंट इज कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, R भी बाहर आ जाएगा इनटू टाइम डेल्टा टी. ओके. यू विल यूज दिस फॉर्मूला इफ द करंट इज कांस्टेंट. ठीक है. नाउ दिस इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस. ठीक है. ओके. नाउ यहां पे द क्वेश्चन इज ये एनर्जी जो होती है व्हाई डू वी नीड दिस एनर्जी. व्हाई डू वी नीड दिस एनर्जी, आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि ये जो कंडक्टर होता है इसमें ये मेटल आयंस इस तरह से होता है एंड देन यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके. Now when you apply potential difference क्या होता है कि these electrons continuously collide, okay, with the metal ions with each other. Now इन collisions के वजह से क्या होता है, heat is produced. During collisions. Okay.
सो बेसिकली आप जब कभी ये एनर्जी सप्लाई करते हो, ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे पुश हो जाते हैं, या जैसे ही आपका करंट एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है थ्रू अ रेजिस्टेंस, energy is required to overcome this resistance, and this energy is then converted into heat. Okay, so energy is converted into heat, and this is called as Joule's heating. सो इन शॉर्ट, आप जब कभी किसी भी रेजिस्टेंस से, अगर जो किसी भी रेजिस्टेंस से आप करंट या चार्जेस पास कराते हो, तो हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू दिस. ओके, पावर, यहाँ पे आप पावर का फॉर्मूला वापस ये यूज कर सकते हो, आई स्क्वायर आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी इंटू आई, वेर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर. Potential difference across the resistor. Okay. Now कई बार आपको पूछा जाएगा कि what is the total heat produced in the circuit, या what is the heat produced across the resistor. तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले उस रेजिस्टर से करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव, ओके, let's take an example. Okay, you have this circuit, ये एक resistance है, ये और एक resistance है, you have a battery over here. Okay, then you have one more resistance. Okay, you have one more battery over here, and let's say you have a resistance over here. ठीक है. Now let's say this resistances की वैल्यूज हम लोग देते हैं. तो दिस इज 10 ohms. ओके, ये मानते हैं दिस इज 10 ohms. हर एक रेजिस्टेंस मान लो 10 ohms है. ओके, एंड हर एक बैटरी का EMF इज 20 volts. दिस इज 20 volts, दिस इज 20 volts. एंड आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टर. हीट प्रोड्यूस्ड, correct? Now how will you find out the heat produced in this resistor? Okay, now let's consider these 2 points, point A and point B. अच्छा, now आपको पता है कि जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट यहां से भी पास होगा. तो ये दोनों वैसे ही सीरीज में हो गए. तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो आई कैन रीड्रॉ द सर्किट. 1 2, एंड ये इसको मैं ऐसे बनाता हूँ. सो दिस इज दिस रेजिस्टर 10 ohm, दिस इज 20 volts, दिस इज 10 ohms, दिस इज 20 volts, दिस इज 20 ohms. करेक्ट, ये दोनों सीरीज में हो गए. एंड इन दोनों बैटरीज की नेगेटिव टर्मिनल ये B को कनेक्टेड है, सो दिस बिकम्स B. एंड ये बैटरीज की पॉजिटिव टर्मिनल्स A को कनेक्टेड है, दिस बिकम्स A. ठीक है. अब पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है. सो ये हम लोग फटाफट कर सकते हैं. सी, दिस इज सिमिलर टू दिस, बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. तो अब इसको मैं, एंड दीज टू बैटरीज आर इन पैरेलल ना, दे आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 points. तो आई कैन जस्ट रिप्लेस दिस विद R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट. सो दिस इज 10 ohms, this is R equivalent, and this is E equivalent. Now how do you find out E equivalent? E equivalent आप ऐसे निकालोगे, E1 by R1, so 20 by 20 प्लस, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल साथ में कनेक्टेड, आप प्लस करोगे, प्लस 20 by 10, this is 1 by 20 plus 1 by 10. Okay, so this will become 20 by 20 is 1, 20 by 10 is 2, and 20 denominator 20 होगा, 1 plus 2 3, so this will become equal to 20 volts. So E equivalent is 20 volts. आप डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, कि मैंने आपको ये बताया था, इवन इफ योर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट,
बट इफ योर EMF इज सेम देन इक्विवेलेंट EMF विल ऑल्सो बी 20 वोल्ट्स, तो आपका ये टाइम बच जाएगा। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/R equivalent is equal to 1/20 plus 1/10. So by this logic R equivalent would be equal to 20/3. तो ये आपका 20/3 आ गया। अब इस सर्किट के अंदर जो करंट यहाँ से पास होगा और सेम करंट यहाँ से पास होगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो आपका जो टोटल करंट होगा, दैट टोटल करंट वुड नाउ बी इक्वल टू EMF दैट इज 20 divided by total resistance that is 20/3 plus 10. So this becomes 20, 30 plus 20, 50/3. So 60/50, that is 6/5 amperes. Okay. Now once you have this, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से ये find out करना है ना, heat produced. Okay. Heat produced is equal to या power consumed by this resistor. Okay. या power dissipated. Across the 10 ohm resistance. Power dissipated across the 10 ohm resistance. So ये आप कैसे find out करोगे? This is equal to I square into R. So I is 6/5 into 6/5 into resistance is 10. Okay, so this becomes 5 1s are 5 2s are 6 6 are 36 2s are 72/5 watts. अच्छा, now there is also something called as Thevenin's analysis, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर जो मान लो आपको इस 10 ohms के अक्रॉस, इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट डू यू से, द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, नहीं, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस 10 ohm रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस पावर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि यहां से कितना करंट पास हो रहा है, एंड उसको करने का एक तरीका होता है दैट वी विल लुक समथिंग कॉल्ड एज थेवेनिन्स एनालिसिस। आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हो, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। किरचॉफ्स करंट लॉज एंड वोल्टेज लॉज यूज करके ये फाइंड आउट करो कि यहां से कितना करंट फ्लो होगा। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू दिस फॉर यू। ओके, सो मान लो कि यहां से जो है ये करंट आए, सो आउट ऑफ द टू बैटरीज लेट्स से दिस बैटरी इज डिलीवरिंग करंट आए, ये सेम करंट यहां से पास होगा। ओके, यहां से पास होके ये करंट डिवाइड हो जाएगा, सो I1 विल गो फ्रॉम हियर, I minus I1 will go from here. तो in this case now I'll redraw the circuit, ये सर्किट मैं वापस बनाता हूँ, ये 10 और 10 सीरीज में है, तो I'll just make this as 20 ohms. This is 20 ohms. अच्छा, उसके बाद ये बैटरी जो है this is 20 volts. Okay, this is 10 ohms. यहाँ पे भी एक बैटरी है, दिस इज 20 volts, दिस इज 10 ohms, ठीक है। एंड हमने ये देखा है कि यहाँ से ये जो करंट जा रहा है दैट इज I, ये सेम करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज I1 एंड दिस इज I minus I1। ओके, तो पहले तो इस लूप के लिए KVL दिखता है, इस लूप के लिए आप KVL कैसे लिखोगे? लेट्स से पहले तो हम लोग नंबरिंग करते हैं ना, दिस इज A B, ये भी B है तो ये भी B होगा, दिस इज ऑल B, एंड लेट्स से दिस इज C। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन A B C A लूप, ओके, सो A से B की तरफ जा रहे हो तो आप सेम डायरेक्शन के, आप रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में ही, आप करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो I इंटू R टर्म नेगेटिव होगा, सो दिस -10 इंटू I1। फिर यहां से आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जाते हो तो EMF पॉजिटिव होगा, दिस इज 20, एंड फिर आप C से A की तरफ जा रहे हो तो करंट नीचे आ रहा है बट आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो वापस ये I इंटू R टर्म पॉजिटिव होगा, I minus I1 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 0, सो -10 I1 प्लस 20 प्लस 10 minus 10 I1 is 0। सबको
So 20 now would become equal to, this is 10i, 20i1 minus 10i. So this becomes equal to 2 is equal to 2i1 minus i. This is my equation 1. ठीक है. अब मैं आई गो ऑन टू माई इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्योंकि दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन चाहिए, हम लोग ये बड़ा वाला सर्किट यूज करते हैं. अच्छा, सो इफ आई कॉल दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज डी एंड दिस विल बी पॉइंट ए. सो नाउ द सर्किट वुड बी ए बी, बी के बाद आता है डी एंड डी के बाद आता है ए. ओके, आप जैसे ही ऐसे जाओगे आप सेम करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो ये I इंटू आर टर्म नेगेटिव हो जाएगा. सो -10 इंटू I1. यहाँ से आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जाते हो तो ये +20 आ जाएगा. एंड आप वापस करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो दिस इज -20i. दिस विल बी इक्वल टू 0. सो 20 वुड बी इक्वल टू 20i प्लस 10i1. 10 से डिवाइड करते हैं 2 इज इक्वल टू 2i प्लस i1. ओके, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2 अगेन, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2 व्हाट वुड आई गेट? सो ये इक्वेशन हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4i1 माइनस 2i. इन दोनों को ऐड करता है. इफ यू ऐड द 2, सो इफ यू ऐड द 2i और माइनस 2i कट हो जाएगा. 6 इज इक्वल टू 5i1. So I1 is equal to 6 by 5. Now हमें I1 is basically current through this 10 ohm resistance. And हमने देखा ही था current through this 10 ohm resistance हमने कहाँ पे किया था? हाँ, 6 by 5 amperes. You can see that this was such a simple method ना as compared to this. Fine. अच्छा, ये I की वैल्यू कितनी होगी? अब ये I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें ये वैल्यू पुट करता है. सो 2 is equal to 2 6 by 5. So ये 12 by 5 हो जाएगा minus I will become equal to 12 by 5 minus 2. This will become 2 by 5 amperes. अब आपको ये फाइंड आउट करना था ना, ये 10 ओम रेजिस्टेंस से कितनी पावर यहाँ पे डिसिपेट हो रही है. तो यहाँ से ये सेम करंट I पास हो रहा है यहाँ पे और I की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है, दैट इज 2 by 5. So now power delivered is equal to I square R. So 4 by 25 into 10. So ये हो जाएगा 2 by 5, 8 by 5 watts. This is the power consumed by a 10 ohm resistance. Okay, this 10 ohm resistance. ठीक है, we will, I hope you have understood this. Okay, power consumed कैसे find out करना है. Okay. अच्छा, sometimes it will be given to you that, okay, the charge that is flowing through this resistance, it will be given to you as a function of time. Function of time मतलब the charge flowing through this resistance is let's say equal to 3t square plus 2t. okay, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि what is the power, what is the heat energy produced in 1 minute. okay, मान लो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है. Now how will you find out heat produced in 1 minute? So यहाँ पे सबसे पहले तो चार्ज दिया हुआ है तो पहले करंट फाइंड आउट करेंगे. करंट इज इक्वल टू dq by dt. तो therefore your current would now be equal to, इसका डेरिवेटिव लो तो ये आ जाएगा 6t plus 2. अच्छा, अब ये करंट भी वेरिएबल है ना, करंट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम. सो बिकॉज योर करंट इज वेरिएबल, सो इन दिस केस नाउ हीट प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर इंटू R इंटू dt. टाइम वेरीज फ्रॉम 0 to 1 minute दिया हुआ है, ये 60 seconds. नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, अब I स्क्वायर तो 6t plus 2 the whole square into जो भी रेजिस्टेंस है, लेट्स से रेजिस्टेंस इज 10 ohms. So into 10 into dt, this varies from 0 to 60.
अच्छा, अब 10 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन मतलब टाइम की पावर यहाँ पे 1 है ना, और फिर स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा दिस विल बी 6t + 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू जो भी t का कोएफिशिएंट है उसका आप रेसिप्रोकल लोगे, सो दिस इज 1/6 and this varies from 0 to 60. Okay, so now your answer would be equal to, अच्छा, now आप t की वैल्यू 0, so let me do this, this is 10/6 3 18 बाहर निकल जाएगा, 6t + 2 the whole cube, time varies from 0 to 60, so this becomes equal to 10/18. If you put 60 over here, 66 are 360, 360 plus 2, this will become equal to 362 cube. अच्छा, माइनस t के जगह पे 0 पुट करोगे तो बस 2 बचेगा, 2 क्यूब। अच्छा, ये अब आप लोग आगे खुद सॉल्व करना या छोड़ दो ये पॉइंट पे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हेन योर करंट इज वेरिएबल, ओके, या व्हेन चार्ज इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहले करंट फाइंड आउट करो एंड आपको रियलाइज होता है करंट वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रेशन वाली टेक्निक यूज करो, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट, और थ्रू दिस यू कैन फाइंड आउट द हीट प्रोड्यूस्ड। आपको बस एक फाइनल चीज याद रखनी है कि मान लो कोई एक सर्किट है, इफ अ सर्किट has resistances and batteries only, then total energy supplied by the battery is equal to total heat produced in the resistors. Okay. By this logic, okay, हमने यही कहा है कि आपको बैटरी क्यों चाहिए, आपको बैटरी इसलिए चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस होता है, एंड रेजिस्टेंस से जो चार्ज होता है वो खुद से पास नहीं हो सकता, चार्ज कैन नॉट पास बाय इटसेल्फ थ्रू इट। ओके, आपने एक बार पास कर भी दिया, बट अगर जो आप फिर बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तो चार्ज वापस रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, इट विल नॉट अगेन क्रॉस द रेजिस्टर। सो इसको क्रॉस करवाने के लिए यू नीड टू कंटिन्यूअसली पुश इट, फॉर विच यू नीड अ बैटरी। बट इफ यू हैव अ सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर इज बेसिकली अ कंडक्टर जिसका अपना रेजिस्टेंस 0 होता है। ओके, ना ऐसे बहुत ही मतलब कम मटेरियल्स है, और बेसिकली वो भी सुपर कंडक्टर, उनका रेजिस्टेंस 0 जो होता है इट इज ऑल्सो एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स, जैसे मतलब 50 केल्विन, 70 केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन, इतने लो टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर्स एग्जिस्ट करता है ना। अगर जो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर में मान लो आपने एक बार बैटरी कनेक्ट करके करंट स्टार्ट कर भी दिया, ओके, एंड फिर आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दो, ओके, आप बैटरी ये डिस्कनेक्ट कर दो, ये जो करंट है, ये जो चार्ज है, ये सालों तक ऐसे घूमता रहेगा। ओके, it will continuously move this way. So wire में से, even if we say we have purely conducting wires, but actual में wires are never purely conducting, उनका अपना एक रेजिस्टेंस होता ही है। तो मान लो कि आप जब बल्ब जलाते हो, ओके, मान लो आपने बैटरी कनेक्ट की, तो बल्ब तो पावर कंज्यूम करेगा ही, बल्ब विल कंज्यूम पावर, बट एट द सेम टाइम ये जो वायर्स है इवन दे कंज्यूम पावर। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मानते हैं कि वायर्स आर प्योरली कंडक्टिव, बट ऐसा नहीं होता, इवन वायर्स कंज्यूम पावर, क्योंकि इनका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, तो कम क्यों ना हो बट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपकी ये जो बैटरी है ना, बैटरी की एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वायर्स जो है वो पावर कंज्यूम कर देती है, कुछ पावर जो है ये वायर्स कंज्यूम कर देती है, कुछ एनर्जी जो है ये वायर्स कंज्यूम कर देती है। सो बैटरी एनर्जी इज वेस्टेड इन दिस केस। ओके,
अगर जो ये वायर्स प्योरली कंडक्टिंग होती तो बल्ब ज्यादा टाइम तक ग्लो करता, बट बिकॉज कुछ पावर अब ये वायर्स ही कंज्यूम कर दे रही है, तो योर बल्ब विल नाउ ग्लो फॉर अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज योर एनर्जी इज वेस्टेड. But if you have purely conducting wires, so in that case, the wires will not consume any power. तो आपका power wasted जो होगा वो बहुत ही कम होगा. It will be negligible. Okay? So ऐसे materials को कहा जाता है superconductors. Fine? चलो we will stop over here. छोटा सा simple सा section है, अब आप लोग इस पे questions करो. Okay? Bye.